पागल राजकुमारी की शादी। सालों पुरानी बात है। जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है, वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है, साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुँच जाती है। लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है। लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तहखाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है।
लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तय खाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तान्या और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तान्या से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तान्या और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तान्या राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। वेदासपुर नाम के एक गाँव में किशन और रवीना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनकी आरोही और शगुन नाम की 2 लड़कियां थीं। आरोही बड़ी थी और शगुन छोटी थी। बड़ी बेटी आरोही शहर में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी शगुन घर संभाल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। कई दिनों के बाद आरोही घर आई। ये जानकर शगुन खुशी से पूरी न समाई और उसे लेने के लिए गई। दीदी, कैसी हो? तुमको देखे कितना समय हो गया। मैं अच्छी हूँ मेरी प्यारी बहन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है, आज मैं काम पर भी नहीं गई और तुम्हारे लिए हलवा बनाया है मैंने। मुझे पता है रे, तू मुझसे कितना प्यार करती है। दीदी, मेरे लिए दोस्त हो या बहन, सब कुछ तुम ही हो ना। आरोही ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। तब तक उनके माता पिता भी अपने काम से वापस आ गए। तुम कब आई आरोही बेटी? बस अभी अभी आई हूँ पापा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है ना? पापा, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मैं 2 साल और पढ़ाई कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। अपना MBA पूरा करके मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी और उसे अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। आरोही, कोई नौकरी करना हो या कोई बिजनेस करना हो तो कर लो, नहीं तो जो जमीन हमारे पास है उससे गिरवी रखकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक बच्ची की पढ़ाई का खर्चा ही उठा सकता था। तुम्हारी बहन की पढ़ाई रोककर मैंने तुम्हें पढ़ने दिया। अब फिर 2 साल के लिए पैसा खर्च करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी रवीना भी उसके पास आई और उससे बोली, अब 2 साल और पढ़ाई और उसके बाद विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही काफी होगा। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चली गई। ये सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को उदास देखकर शगुन उससे बोली, दीदी, तुम ऐसे उदास मत हो। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो तुम खुशी खुशी आगे पढ़ो। मैंने काम करके जो पैसे बचाए हैं मैं वो आपको दे दूंगी, ठीक है ना? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शांत कराया। आरोही को शगुन की बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला और उसे तसल्ली हुई। कुछ दिन बीतने के बाद शगुन ने जो पैसे जमा किए थे
उन्हें लाकर उसने अपनी बहन को दे दिया। दीदी, अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। मैं हमारे माता पिता को बगैर बताए ही आपको पैसे भेज दूंगी। तब आरूही ने अपने माता पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रही है और वो वहाँ से चली गई। अपनी छोटी बहन के सहयोग से उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों के बाद उसने पार्ट टाइम के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया। इस तरह उसने 2 साल पूरे कर लिए। MBA पूरा होने के बाद आरूही को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। शगुन, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना MBA पूरा करने में सक्षम रही। तुमने मुझे जो सपोर्ट दिया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? हम दोनों अलग अलग हैं क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ओफो, इस खुशी में तुम ये सब क्यों सोच रही हो दीदी? देखो, मम्मी पापा आ रही हैं। देखो। मैं बहुत खुश हूँ आरूही। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश करूँगा और जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, मैं अभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ गोल्स अभी पूरे करने हैं। मुझे पैसा कमाना है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना? इस तरह आरूही ने घर पर 2 दिन बिताए और वापस अपने काम पर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। आरूही ने अपना पैसा बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई के बल पर खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। वो भी बहुत सफल रहा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। किशन ने आरूही को बिना बताए ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता पाया और उसे फोन किया। बेटी आरूही, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है बेटी। वो लोग बहुत धनी हैं और लड़का तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा भी है। बहुत अच्छा है। तुम उसके लिए सहमत हो तो उन्हें एक बार घर आकर मिलने के लिए कहता हूँ। इस बार आरूही भी राजी हो गई। 2 दिन बाद वो लड़के वालों से मिलने घर पहुँची। तब रवीना ने आरूही से कहा, हे ऊपर वाले, आखिरकार तुम शादी करने के लिए सहमत हो गई। तुम्हारी शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारी बहन के लिए भी एक ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक ठाक लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा मम्मी? हम बहन के लिए भी अच्छे लड़के को देखेंगे। तुमने तो पढ़ाई की है ना, तो तुमसे शादी करने के लिए अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। आरूही को उसकी माँ ने जो कहा वो पसंद नहीं आया। मेरे लिए शगुन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इस समय मेरे लिए शादी करना और चले जाना ठीक नहीं है। ये अच्छा रिश्ता शगुन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यही करूँगी अब मैं। उसने निर्णय लिया और अपने माता पिता से यूँ कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पापा। मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए। कुछ और भी काम करना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। अब लड़के वाले आने वाले ही हैं। अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें आने दीजिए पापा, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता है। उन्हें शगुन को देखने दो। वो जितना मांग रही हैं, मैं उससे ज्यादा दहेज दूंगी। आप बहन की शादी करवा दो पापा। कुछ ही देर के बाद लड़के वाले भी आ गए। उसने सभी को आश्वस्त करते हुए अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार किया। वो अपनी बहन की असल शुभचिंतक थी और इसीलिए उसने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की। फिर कुछ ही समय बाद उस लड़के के बड़े भाई से आरूही की भी शादी हो जाती है और वो दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। आरती और किशन अपना जीवन खुशी से काट रहे थे।
उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मोनिका। वो सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन भगवान को ये रास नहीं आया और उन्होंने उनकी सारी खुशियाँ छीन ली। मोनिका केवल 5 साल की ही थी जब उसकी माँ का सीढ़ी से पैर फिसलने से उनका देहांत हो गया था। बचपन में ही भगवान ने मोनिका की माँ को मोनिका से छीन लिया था। कुछ ही दिनों बाद किशन ने एक जानकी नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया था। मोनिका बेटा, आज से ये तुम्हारी माँ है। लेकिन पिताजी, माँ तो मर गई है ना? हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेकर आया हूँ। जानकी की भी एक बेटी थी, वो उसे लेकर आई थी। उसका नाम था मायरा। जानकी मोनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा मोनिका से सारे घर के काम करवाया करती थी और उस पर हुक्म चलाया करती थी। मोनिका, खाना बना कि नहीं बना अभी? माँ, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए खाना अभी तक नहीं बना है। गैस खत्म हो गई है तो तू जंगल से लकड़ी नहीं ला सकती थी क्या? तुझे तो बस काम न करने के बहाने चाहिए। चल, अब जल्दी से जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मोनिका जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मोनिका के जंगल जाने के बाद जानकी अपनी बेटी मायरा को अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी और उसके बाद सब कुछ छुपा कर रख देती थी। एक दिन मोनिका जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है तो उसे समोसे की खुशबू महकती है। तो मोनिका खुश होकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, घर में गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। आपने समोसे बनाए हैं क्या? मेरा भी दिल कह रहा है समोसे खाने का। तेरे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर में तरह तरह के पकवान बनते रहे। बड़ी आई खुशबू लेने वाली, तुझे ऐसे ही खुशबू आ रही है। सुबह का खाना रखा हुआ है, जाकर खा ले चुपचाप से। अच्छा ठीक है माँ। मोनिका बहुत दुखी होती है और मन ही मन में सोचती है, माँ मुझे बिना बात के ही डांटती रहती है और कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो मुझसे ऐसा कहती? वो कुछ भी करती, लेकिन मुझे समोसे बनाकर जरूर खिलाती। इसी तरह जानकी मोनिका पर अत्याचार करती रहती। ऐसे ही करते करते कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। फिर एक दिन किशन ने जानकी से कहा, जानकी, मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है वो, घर बार भी बहुत अच्छा है। क्यों न हम मोनिका की शादी कर दें? मोनिका वहाँ बहुत खुशी खुशी रहेगी। देखो जी, लड़का अपनी बराबरी का ही देखो। जितना अच्छा लड़का देखोगे उतना ही दहेज भी देना पड़ेगा। अरे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारी बेटी ही चाहिए। इसके बाद किशन अपनी बेटी मोनिका की शादी वहाँ पर तय कर देता है, लेकिन जानकी के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता। मोनिका, जा और जल्दी से जाकर रोटियां बना ले। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे ना? तो आप मायरा से ही कहिए वो कुछ सीख ले, क्योंकि मेरे पास तो उसको ही आपकी मदद करनी पड़ेगी ना। तेरी जुबान बहुत ज्यादा ही चलने लगी है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद जानकी मोनिका को बहुत मारती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बनाती हूँ सबके लिए रोटियाँ। इसके बाद मोनिका सभी के लिए रोटियाँ बनाती है और सुबह सुबह खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मोनिका देखती है कि उसके हाथों में तो चोट लगी है, वो लकड़ियाँ कैसे तोड़ेगी? हे भगवान, ऐसी माँ किसी को मत देना,
काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से कुछ दिन पहले वो मुझे मारकर लकड़ियाँ लेने को नहीं भेजती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मोनिका रोते रोते थोड़े आगे बढ़ती है। उसे एक पेड़ के पास ढेर सारी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चलो अच्छा हुआ आज लकड़ियाँ तोड़नी नहीं पड़ेंगी। वैसे भी मेरे हाथों में चोट लगी हुई है। मोनिका लकड़ियाँ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पर एक लहंगा दिखाई देता है। अरे ये तो लहंगा है, लेकिन इस जंगल में लहंगा कौन छोड़ सकता है। अरे ये तो जंगल में पड़े पड़े गंदा भी हो गया है। मैं काम करती हूँ, इसे उठाकर घर लेकर चलती हूँ। इसके बाद मोनिका लहंगा उठाकर लकड़ियों के साथ घर लेकर आती है। अरे ये क्या, तू लकड़ियों के साथ साथ फटे पुराने कपड़े भी लेकर आने लगी है। माँ पता नहीं, ये लहंगा मुझे जंगल से मिला है। ये फटा हुआ लहंगा नहीं है, ये बस थोड़ा गंदा हो गया है। मैं इसे साफ कर लूँगी माँ। हाँ ठीक है, तो इसे धोकर साफ कर ले। कम से कम तेरी शादी में तो कपड़े लेने नहीं पड़ेंगे। इतनी देर में वहाँ पर मायरा आ जाती है और कहती है, माँ अरे वाह, आज तो महारानी को जंगल में एक लहंगा मिल गया है। चलो अच्छा ही है, अब ये अपनी शादी में यही लहंगा पहनेगी। हमें दिलवाना भी नहीं पड़ेगा। अब ये मिस इंडिया बनेगी। अच्छा है मोनिका, तुझे तेरी शादी के लिए लहंगा मिल गया। अब तो इसे ही पहनना अपनी शादी पर। देखते ही देखते शादी का समय भी आ जाता है। जानकी, मैं सोच रहा था कि मोनिका की शादी धूमधाम से हो। अरे पागल हो गए हैं क्या आप? जब लड़के वालों ने खुद ही कहा है कि वो दहेज नहीं लेंगे, तो क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ मोनिका को 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दो। हमारा भी बुढ़ापा है और अभी तो हमें मायरा की भी शादी करनी है। जानकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जानकी फिर मोनिका के पास जाती है और उससे कहती है, मोनिका सुन, अच्छे घर में जा रही है तो तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। बारात बस आने ही वाली है। और हाँ, वही लहंगा पहन लेना जो तू जंगल से लेकर आई थी। बाकी तो तेरे ससुराल वाले तुझे दे ही रहे हैं। इसके बाद मोनिका अपने कमरे में जाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो अपने आप से रोते हुए कहती है, माँ अगर आप जिंदा होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती। इसके बाद मोनिका रोते रोते अपने आप को शीशे में देखने लगती है। वो देखती है कि उसका लहंगा तो बहुत चमक रहा है और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। मेरा लहंगा इतना सुंदर कैसे लग रहा है? लहंगे के साथ साथ अगर मेरे पास गहने भी होते तो कितना अच्छा होता। मोनिका के इतना कहते ही उसके ऊपर गहने प्रकट हो जाते हैं। मोनिका ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन वो जानती थी कि ये सब कुछ हकीकत है। मोनिका समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई लहंगा है। शादी में मोनिका का लहंगा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसके पिता किशन भी बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब जानकी ने ही किया है। जानकी, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मोनिका को इतना अच्छा और सुंदर लहंगा दिलाया है। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माना है। इधर तो दोनों माँ बेटी मन ही मन हंस रही होती हैं कि ये सभी लोगों को पुराना सा लहंगा अच्छा कैसे लग रहा है। लगता है सब के सब पागल हो गए हैं। फिर मोनिका की विदाई हो जाती है।
और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद मायरा के लिए भी रिश्ता आता है और उसकी शादी भी तय हो जाती है। शादी वाले दिन मायरा के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। मायरा के पिता अपने समधी के आगे अपनी पगड़ी रखते हुए कहते हैं, समधी जी, हमने आपको अपना सब कुछ दे दिया है। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और देने को है ही नहीं। देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं जानते। हमें 5 लाख रुपए कैश और कुछ सोने के गहने और एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। नहीं समधी जी, ऐसा मत करिए, हमारी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। मोनिका ने उस दिन अपना जादुई लहंगा पहन रखा था। तभी मोनिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको अपनी पगड़ी यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर दीजिए, मैं अभी आपको दे देती हूँ। इसके बाद मोनिका अपने कमरे में जाती है। मोनिका अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बहन की शादी है, लड़के वालों की सभी मांग को पूरी कर दो। मोनिका के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा वहाँ पर रुपए, हीरे मोती और घर के बाहर एक गाड़ी भी प्रकट कर देता है। ये लीजिए पापा, ये आप लड़के वालों को दे दीजिए। और हाँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, ये सब देकर उनका मुंह बंद कर दीजिए। ये सब देखकर जानकी कहती है, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी आज तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, एक बार फिर से मुझे बेटी कह दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुँह से ये बेटी शब्द सुनकर। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप बदल गई हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद जानकी मोनिका को गले लगा लेती है और उससे कहती है, लेकिन मोनिका बेटा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? मोनिका किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर वो बताती कि ये सब जादुई लहंगे की वजह से हुआ है, तो सबके मन में लालच आ जाता। अरे माँ, आप ये सब छोड़िए, बस आप मायरा की शादी में ये सब कुछ दे दीजिए। इसके बाद मायरा की धूमधाम से शादी हो जाती है और अब जानकी अपनी बेटी मायरा और मोनिका दोनों को एक तरह से प्यार करती है और फिर दोनों बेटी अपने अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।